रात में खड़े होकर धरती पर चांद के जिस सतह को देखते हैं, चमकती हुई सतह को, उसे नियर साइड कहा जाता है। और अमूमन हर रोज हम बस चांद के इसी सतह को देख पाते हैं जहां रोशनी पड़ती है, क्योंकि चांद का जो दूसरा भाग होता है वहां सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं है, और उसे फार साइड या डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। आज तक दुनिया भर के अलग अलग देशों ने, जितनों ने भी वहां पर स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं, मिशंस भेजे हैं, मून मिशंस, चाहे वो एस्ट्रोनॉट्स के साथ हो या बिना एस्ट्रोनॉट्स के, ज्यादातर नहीं 99.99% जितने भी उतरे हैं चांद की सतह पर, वो नियर साइड में उतरे हैं। चांद का वो सरफेस जिसे हम और आप रोज शाम देखते हैं, जहां रोशनी पड़ती है सूरज की। लेकिन चांद के फार साइड में, डार्क साइड में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां सिर्फ एक देश सक्सेसफुल हुआ है अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराने में। सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ होता है वहां पर जो लैंडर है वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह आराम से सीधा अपनी सेट लोकेशन पर उतरेगा, ना कि आसमान से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग इसे सिर्फ एक कंट्री ने अचीव किया है पूरी दुनिया में। डार्क साइड में अपना लैंडर उतारने में कामयाब होने वाले देश का नाम है हमारा पड़ोसी चाइना। उसका लैंडर पहली बार सॉफ्ट लैंड करने में सक्सेसफुल हुआ था चांद की उस सतह पर जिसे हम नहीं देख सकते, डार्क साइड ऑफ मून। बहुतेरे रहस्य छिपे हैं चांद की उस डार्क साइड में। आज तक सबसे कम एक्सप्लोर्ड अगर कोई पार्ट है चांद का, तो ये उसका डार्क साइड ही है, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। वहां क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में कई कयास लगाए गए हैं। कईयों का मानना है कि वहां जीवन अलग रूप से पनप सकता है, क्योंकि जो नियर साइड है मून का, वहां बहुत तेज धूप पड़ती है, और क्योंकि अर्थ के जैसे, पृथ्वी की धरती की जैसे जो है ओजोन लेयर नहीं मौजूद है मून के ऊपर, मून का अपना खुद का एक वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो सूरज की रोशनी पूरी रेडिएशन के साथ पड़ती है वहां की धरती पर। तो एक तो तापमान बहुत तेज होता है, साथ में यूवी रेडिएशन डायरेक्ट पड़े, तो आप समझ सकते हैं वहां पर जीवन कितना मुश्किल होगा। लेकिन हम प्रकृति को यूं चैलेंज नहीं कर सकते। हमने अपनी धरती पर ही देखा है उन अमानवीय सिचुएशंस में, या बोलना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर जीवन पनप ही नहीं सकता, चाहे हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के जगह हो या एकदम ठंडी जगह, वहां भी जीवन एक अलग फॉर्म में पनपा है। तो हो सकता है प्रकृति ने वहां भी चैलेंज एक्सेप्ट किया हो और फार साइड में भी जीवन मौजूद हो किसी प्रकार का, जिसे हम आज तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हों। अगर जीवन ना भी हुआ तो वहां पर हो सकता है बहुमूल्य मेटल्स, बहुमूल्य प्रेशियस स्टोन्स, बहुमूल्य एलिमेंट्स, बहुमूल्य पानी का खजाना। जी हाँ दोस्तों, फार साइड में क्योंकि सूरज की तेज रोशनी पड़ती नहीं है, तो वहां पानी मौजूद हो सकता है। आपको बता दें, भारत को सिर्फ 1 दशक हुए हैं मून मिशंस की शुरुआत किए हुए, यानी कि चंद्रमा को एक्सप्लोर करने की स्पेस मिशंस में आगे बढ़ने के लिए 10 साल ही हुए हैं भारत को। और अपनी मेडन जर्नी में चंद्रयान 1 के दौरान ही भारत के चंद्रयान 1 ने, लूनर ऑर्बिटर ने उसके मून पर, चंद्रमा पर 2008-9 में पानी होने की पुष्टि कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, वो बात अलग है कि नासा ने इस बात को 2-3 बार चेक किए बगैर एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन रियलिटी ये है कि इसरो की काबिलियत कहीं भी नासा से कम नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों, वो नासा जो आज से 50 साल पहले कईयों बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को, अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतार चुका है, और उसके बाद उतारना बंद भी कर दिया था 1970 के दशक के बाद से। कईयों बार वहां लैंडर उतारे, उसने कभी ये नहीं देख पाया, वहां पर ये नहीं खोज पाया नासा कि चांद की सतह पर पानी भी हो सकता है। और अपने पहले अटेम्प्ट में इसरो ने वहां पर बर्फ की प्रेजेंस को खोज लिया, तो नासा को क्या लगेगा, थोड़ा अहंकार को कहीं ना कहीं चोट तो पहुंचेगी ना पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यूएसए ने कंफर्म करने के लिए वहां अपना एक सोफिया लैब उसने बनाया था, बोइंग में बैठा करके ऐसी रेस उसने वहां भेजी थी, ऐसी इक्विपमेंट्स, ऐसी रेस भेजी थी जो वहां की, यानी कि चंद्रमा की उस जगह पे टकरा के वापस आई जहां पानी था। और उसके बाद इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली, उसने जो सोफिया लैब है उसका फुल फॉर्म इन्होंने रखा था स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। हुआ ये कि भारत ने जब चंद्रयान 1 का लूनर ऑर्बिटर भेजा, तो उस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की परिक्रमा की, चंद्रमा के चक्कर लगाया, परिक्रमा की, और उस दौरान चंद्रयान 1 को वहां के साउथ पोल में
धरती के भी जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय रीजन है, वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए वहां पर ग्लेशियर्स और बर्फ मौजूद होती है। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा के जो पोलर सरफेसेस है, जो ध्रुवीय एंड्स हैं, तरीके से चंद्रमा के जो पोलर सरफेसेस है, जो ध्रुवीय एंड्स हैं, वहां पर ये पानी की मौजूदगी है और क्रेटर्स के अंदर है बड़े बड़े दाग और धब्बे आपने भी देखे होंगे चंद्रमा की सतह पर धरती से। उन्हीं बड़े बड़े गड्ढों के अंदर में जमा है वो आइस। अब वो आइस वहां तक कैसे पहुंची, वो पानी वहां जमा हुआ कैसे पहुंचा? ये कहा जाता है कि कॉमेट्स, जो धूमकेतु होते हैं, जो एस्ट्रॉइड होते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में पानी और अलग अलग एलिमेंट होते हैं। हो सकता है जिस तरीके के छेद नजर आते हैं चंद्रमा की सतह पर, तो ये बताया जाता है कि न जाने कितने उल्का पिंडों की मार झेली है चंद्रमा ने, न जाने कितने धूमकेतुओं के वार सहे हैं चंद्रमा ने। ठीक उसी तरीके से हो सकता है पानी से भरा हुआ कोई धूमकेतु आकर टकराया होगा, कोई कॉमेट आकर टकराया होगा, कोई एस्टेरॉइड, कोई उल्का पिंड आकर टकराया होगा चंद्रमा के पोलर रीजन में। टकराने के बाद वो डीप चला गया होगा और डीप जाने की वजह से जो पानी है, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी पड़ती नहीं तो तापमान बेहद कम रहता है, ऐसी स्थिति में वो पानी जो है वो बर्फ बन गया होगा। और चूंकि आपको बता दें वो इलाका ऐसा है कि वहां पर हॉरिजॉन्टली पड़ती है सूरज की रोशनी, जो क्रेटर्स हैं वो गड्ढे हैं, तो गड्ढों के डीप में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, वहां अंधेरा रहता है। क्रेटर की जो रिम रहती है वहां पर रोशनी थोड़ी थोड़ी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर आइस की प्रेजेंस है, ऐसा पता लगाया सोफिया लैब ने, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद 2018 में एक रडार सिग्नल भेजा गया। रडार सिग्नल से चेक किया गया, वहां पर रडार जो है वो टकराता है, रडार टकरा करके वापस आता है, बिल्कुल सोनार की तरह काम करता है। और टकरा करके जब वापस आता है तो एक पूरा मैप बना देता है वहाँ के टेरेन का, कि वहाँ की सतह कैसी है। जब उसे चेक किया गया तो भी ये बात पता चली कि वहाँ पर जो साउथ पोल है वहाँ पर 40 ऐसे बड़े बड़े क्रेटर हैं जहाँ आइस मौजूद हो। यानी कि चंद्रयान 1 ने जो खोजा था उसे कंफर्म कर रहा था। बार बार जो है अमेरिका जब कंफर्म हुआ तो तुरंत दुनिया भर के सारे बड़े देश ये बोलने लगे कि हम चांद पे जाएंगे और वहाँ पे साउथ पोल पे अपना एक मून बेस बनाएंगे। चाइना, रशिया, यूरोप और जापान ने तय कर लिया कि वो जो क्रेटर्स बने हुए हैं साउथ पोल में, जहाँ पर पानी होने की गुंजाइश बताई जा रही है, उसके रिम पे, उसके जो ऊपर का रिम जो रहता है वहाँ पर ये अपनी बेसिस बनाएंगे। और वहाँ पर क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ सोलर पैनल लगा करके वहाँ से बिजली लेंगे और नीचे जो गड्ढा है क्रेटर, वहाँ से पानी को माइन करेंगे, वाटर माइनिंग करेंगे। ये उन्होंने प्लान बनाया। लेकिन अभी भी नासा को उतना भरोसा नहीं था, वो मल्टीपल तरीके से चेक करना चाहता था कि 100% श्योर हो जाए कि पानी होने चाहिए। वही बात अहंकार। नासा को लगा भाई हमने इतने सारे एस्ट्रोनॉट वहाँ भेजे, पानी नहीं मिला, ये पहली बार इसरो ने भेजा और इसे पानी मिल गया। उस बात को साबित डबल टिबल करना चाहता था वो कि भाई है भी कि नहीं है, बार बार चेक कर लेते हैं, हमारी नज़रों से कैसे छुप गया। तो फिर उसने क्या किया, एक ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर भेजा। ये जो था इसका प्लान ये था कि वहाँ जाएगा और वहाँ से एक जो है यूवी कैमरे की मदद से वहाँ पर फोटो खींचेगा। अब चूंकि रोशनी वहाँ नहीं पहुँच पाती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती साउथ पोल में, तो वहाँ यूवी जो कैमरा उससे फोटो खींचेगा। उससे क्या होगा, जब सूरज की रोशनी पड़ रही होगी तो ऊपर का एरिया दिखेगा, जो अंधेरे वाला एरिया है वहां पर हीट मैप जो है वो पता चल जाएगा भाई अंदर है क्या। पानी वहां पर भी प्रेजेंट मिला और पानी इस बार कैपेसिटी भी पता कर ली, वहां पर कितने क्वांटिटी में ये भी पता चल गया। 500 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर वहां पर है आइस के फॉर्म पे, ये पता चल गया अमेरिका को। अब और भी पुष्टि हो गई, तो अब ये पता लगा लिया गया भाई इतना पानी तो है वहां पर। अब क्या किया जाए, और कंफर्म करना था नासा को। तो उसने क्या किया, एक एल क्रॉस स्पेसक्राफ्ट भेजा। और एल क्रॉस स्पेसक्राफ्ट ने क्या किया, ये वहां गया साउथ पोल पे मून के, और वहां पर उसने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, चोट करने वाली कोई चीज फायर की, जो सीधा वो क्रेटर के अंदर घुसी जहां आइस था, उससे टकराई। और जैसे टकराई, जैसे कि हमने आपको बताया कि मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो वहाँ उतना फ्रिक्शन भी नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ को अगर छू दिया जाए तो बहुत दूर तक हवा में उछलती, साथ में वहाँ ग्रेविटी भी कम है। जब प्रोजेक्टाइल टकराया क्रेटर के अंदर मौजूद उस आइस के टुकड़े से, तो वहाँ से एक गैस का गुबार निकला। तो जो प्रोजेक्टाइल मारने वाला था वो एल क्रॉस स्पेस क्राफ्ट था, और उसके कंक्लूडिंग उसके जस्ट पीछे एक और स्पेस क्राफ्ट भेजा था अमेरिका ने, जो उस प्लूम के थ्रू, उस गैस के गुबार के थ्रू निकलता है और उसको एनालाइज करता था कि क्या क्या इस गैस के अंदर है वो पता चल जाए। तो उस समय क्या पता चला कि उसके अंदर हाइड्रोजन है, उसके अंदर मर्क्यूरी मिली, उसके अंदर सोडियम मिला, उसके अंदर चांदी तक मिली, लेकिन वहां पर H2O नहीं मिला। हाइड्रोजन बहुत मात्रा में मिला, लेकिन H2O के कोई भी पार्टिकल्स नहीं मिले। तो यहाँ निराशा हाथ लगी। नासा चाहता था कि एक डायरेक्ट प्रैक्टिकल टच हो जाए, फिजिकल टच हो जाए कि वहां पानी है ही है, बर्फ है ही है, कंफर्म हो जाए। नहीं हो पाया। अब इस बार जो आर्टेमिस मिशन ये भेजने वाला है मून पर 2027-2030 के अराउंड, नासा जो है उसके पहले एक और मिशन भेजने वाला है यहाँ पर यूएसए, और ये भेजेगा प्राइम नाम से
भेजने वाला स्पेसक्राफ्ट। और प्राइम जो है वो रोवर है, एक हिसाब का ड्रिलिंग मशीन है जो कि गिरेगी वहाँ पर साउथ पोल के जो क्रेटर है जहाँ पानी है ऐसा कहा जा रहा है, संभावना जताई जा रही है, वहाँ गिरेगा और 3 फीट नीचे तक खुदाई करेगा। इसका नाम प्राइम रखा गया है, पोलर रिसोर्सेस आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हाँ बिल्कुल फिजिकल कॉन्टैक्ट हो ही जाएगा कि भाई वहाँ बर्फी है, कोई और चीज़ नहीं है। देखिए दोस्तों, ये तो हुई नासा की बात, लेकिन देखिए पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि चांद पर भी पानी हो सकता है, कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन चंद्रयान 1 ने ये सक्सेसफुल किया। चंद्रयान 2 हमारा जरूर फेलियर गया, लेकिन चंद्रयान 3 इस बार फेल नहीं होने वाला। जी हाँ, ये कंफर्म है। देखिए चंद्रयान 3 जो है वो इस बार उस साइड में उतरने वाला है जो कि डार्क साइड कही जाती है, जहां पर चाइना उतरा था। हो सकता है जिस प्रकार से अपने पहले मेडन मिशन में सबसे पहले इसरो ने पहली मिशन में पता कर लिया था कि भैया यहाँ पर आइस, हो सकता है इस बार भी चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हो। वो बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वैसे ही कुछ हो जाए और चंद्रयान 3 जो है वो जो डार्क साइड है जहां पर ठंड रहती है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो देखिए जो पोलर एरियाज है वो तो बहुत ज़्यादा ठंडे रहेंगे ऑलरेडी, क्योंकि वहां पड़ती ही नहीं है। लेकिन जो बीच का इलाका है दोनों पोल्स के बीच का, भले वो डार्क साइड वाला रहे जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती हो, लेकिन फिर भी वहां पर टेम्परेचर कम रहेगा। अगर बेस बनाने की नौबत आती है, मून बेस बनाने की बात आती है, तो पोलर रीजन में बनाना बहुत मुश्किल होगा। जो बीच का इलाका होता है वहां पर बनाना बहुत बेटर होगा उससे। तो अगर चंद्रयान 3 अपने साथ जो लेकर के जा रहा है चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, CHAST नाम से एक रोवर में उसके लगा हुआ है, जो लैंडर उतरेगा, सॉफ्ट लैंड करेगा, उसके बाद एक रोवर निकलेगा और वहां पर इन सीटू चेकिंग करेगा, इन सीटू टेस्टिंग करेगा वहां की सॉइल की, यानी कि चलते चलते यथास्थान, इन सीटू मतलब यथास्थान, उसी जगह पे वो चेकिंग करेगा कि उसकी सॉइल में क्या है। हो सकता है कि जो फार साइड है वहां पर उसको ऐसे क्रेटर मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए जहां पर आइस मौजूद हो और उसके लिए पोल्स पे ना जाना पड़े। ये बहुत बड़ी सफलता होगी दोस्तों भारत के लिए। गुफाओं के अंदर तो नहीं कह सकते, वो क्रेटर कहलाता है, एकदम गहरी खाइयां, वहां अगर मिल जाता है, अगर जो नॉर्मल सरफेस है रादर देन पोल्स में अगर मिल जाता है आइस का वो, तो बहुत बड़ी संभावना है कि वहाँ मून बेस बना ली जाए और वहाँ से फिर जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उन्हें निकाल कर धरती पर लाया जा सकता है या उनका दोहन करने के दूसरे तरीके खोजे जा सकते हैं। तो इतिहास रच सकता है इस बार चंद्रयान 3। हमारी शुभकामनाएं इसरो के साथ हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि आप अपना बेस्ट ऑफ लक इसरो को जरूर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।